हेलो बिजनेस, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशंस एंड देयर रिएक्शंस, जो कि बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से डिटेलिंग इजी वे से मैं आप लोगों को आज समझाने वाली हूँ। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, बस थोड़ा सा फोकस देने की जरूरत पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन से। पूरा चैप्टर इसी लेक्चर में कवर करेंगे, फटाफट से आ जाइए। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच one or more substance are converted into new substance having different physical and chemical property। यानी किसी भी दो सब्सटेंस को मैं कोई भी दो सब्सटेंस लेकर अगर उनकी रिएक्शन करा के एक नया सब्सटेंस बना दे रही हूँ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की एक क्वालिटी कि जो भी नया सब्सटेंस बना होता है उसकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग यानी बर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, यानी कहीं ना कहीं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर कुछ बना रहे हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का जो डाइजेशन होगा उसमें काफी सारे केमिकल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो किस में आ जाती है? केमिकल रिएक्शन में आ जाती है। रेस्पायरेशन, रस्टिंग आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पायरेशन हमारी बायोलॉजिकल टर्म्स है जिसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। रस्टिंग आयरन, दीज आर ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ज्यादा कोई टर्म नहीं था, दो सब्सटेंस को मिला के एक नया सब्सटेंस बन रहा है, उसको बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? A chemical equation represents a chemical reaction using a symbol and a chemical formula। Basically chemical equation हमारी chemical reaction को ही दिखा रही है, but using a symbols और कुछ formula। तो reactants are written on the left side and products on the right side separated by the arrow। क्या बात है इस मतलब में? देखो जरा क्या मतलब है इस बात का, उल्टा बोल दिया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रही हूँ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन मैं करवा रही हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है मुझे? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जिसमें मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे पास मैग्नीशियम का फॉर्मूला हो गया Mg, जिसकी मैंने रिएक्शन करवा दी O2, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारा बायोमोलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो मैंने लिख दिया O2। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो मुझे यहाँ से मिलने चाहिए था MgO2, यही मिलना चाहिए था। बेसिकली मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। पहले हम इस लाइन को क्लियर करते हैं। ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, तो सिंपली जो तुम्हारे मैग्नीशियम है और जो तुम्हारे ऑक्सीजन है ये दोनों तुम्हारे क्या है? रिएक्टेंट्स है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पर लिखे हुए हैं। एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड सेपरेटेड बाय एरो। देखो एक बीच में एरो आता है, और उसके बाद जो राइट साइड हमारा जो मॉलिक्यूल लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो दिस इज रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट। इतना समझ में आ गया? अब दूसरी चीज देखो, मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लेकर उसकी रिएक्शन करवा दी और बन गया उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट क्या मेरी ये रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस से क्या मतलब है? पहले हम लोग समझेंगे कि बैलेंस इक्वेशन से क्या मतलब है, देन हम लोग अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, जिसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। 2 मिनट में सीख जाओगे, फटाफट से देखो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। हमें बेसिकली इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। एंड द क्वेश्चन इज कि हम लोग बैलेंस कर क्यों रहे हैं, क्यों करना है हमें बैलेंस? तो उस पर बात आती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारा एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमें बोलता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास जो है ना ही वो बनता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। तो अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कर रहे हैं, उसके बाद अगर हमें उतने ही मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए थे, और रिएक्शन के बाद अगर हमें उतने ही मॉलिक्यूल्स नहीं मिल रहे हैं, दैट्स मीन मास कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो मास क्रिएटेड हो रहा है। जबकि ये लॉ बोलता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जस्ट इस लॉ को प्रूव करने के लिए हम लोग को अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। अब हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? जैसे मैंने पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट करवाया था और उसको मिलाकर हमने बना दिया था। बनना क्या चाहिए था? MgO बनना चाहिए था, यानी एक मॉलिक्यूल इसका आना चाहिए था और एक ही मॉलिक्यूल इसका आना चाहिए था। लेकिन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ऑक्सीजन के अगर यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल आपको वहां पर भी मिलने चाहिए, यानी जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं उतनी मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर भी होने चाहिए। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे? हम यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 2 ऐड कर दिया। हमने यहाँ पर 2 क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स है, वहां पर भी ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, दैट्स मीन मेरा जो Mg है वो इधर इक्वल होना चाहिए।
वो इधर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको करती हूँ MgO2 तो ये गलत बैठेगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमने क्या करा, दो मॉलिक्यूल्स Mg के भी इधर ले लिए और हम यहाँ पर अब 2 ऐड कर देंगे। इस 2 का मतलब क्या है, वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे Mg2OgO2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बट इसका एक न्यू फॉर्म आती है कि हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं साइड में और MgO अगर लिख देते हैं, दैट्स मीन 2 मॉलिक्यूल Mg के एंड 2 ही मॉलिक्यूल O2 के। बात समझ में आ रही है? बेसिकली O2 यहाँ पर था, उसके 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो रिएक्शन के बाद भी 2 ही मॉलिक्यूल्स आने चाहिए थे, बट अगर वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि बैलेंस जो है हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं हो पाएगी, इस वजह से हमने क्या करा, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए Mg के। अब वहां पर हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए दोनों के, नाउ इक्वेशन इज बैलेंस। क्यों बैलेंस करनी है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस चीज का ध्यान रखो, क्वेश्चन यही आता है कि हम लोग इक्वेशन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जितना रिएक्शन के पहले हम तुम्हें मास दे रहे हैं उतना ही मास हमें रिएक्शन के बाद भी चाहिए, वही चीज हमने कर दी। अगर O2 की 2 मॉलिक्यूल्स है तो मुझे रिएक्शन के बाद भी 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। एक चीज देखो, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। एक और इक्वेशन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेट अ सेकंड, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो मैंने अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पर वाटर मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, हाइड्रोजन हमारा H2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एंड ये हमारा O2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? H2O मिल जाएगा। लेकिन अब H2O, यहाँ पर O हमारा एक ही आ रहा है, O जो है यहाँ पर हमारा एक ही आ रहा है, क्योंकि हमने O के भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स दिए थे यानी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 मॉलिक्यूल कर देंगे H के, यानी हम यहाँ पर 2 कर देंगे। क्यों करा हमने 2? ध्यान से देखना, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 2 जा, हमने यहाँ पर भी 2 ऐड कर दिया। अब मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आ गए और 2 जा 4, क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? क्या मुझे यहाँ पर 4 + 2 6 मॉलिक्यूल मैंने रिएक्शन से पहले दिए थे, और क्या मुझे अब 4 + 2 6 ही मॉलिक्यूल रिएक्शन के बाद भी मिल रहे हैं? तो मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। फिर देखो एक बार, मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना था, तो हाइड्रोजन हमारा H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन हमारा O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैंने जब इसकी रिएक्शन करवाई तो मुझे मिल गया H2। अब H2 जब मुझे मिला तो मैंने देखा कि मैंने ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल दिए थे, मुझे एक ही क्यों मिल रहा है रिएक्शन के बाद, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स कर दिए H2 के। अब ये क्या हो गया, 4 हो गया, इधर भी मैंने 2 कर दिया तो इधर भी 4 हो गया। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर O के थे और 2 मॉलिक्यूल्स मुझे यहाँ पर O के मिल गए, यानी 6 मॉलिक्यूल्स मैंने दिए, 6 ही मुझे मिले। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ हमारा हो गया, लॉ हमारा साबित हो गया, ठीक है। ये क्या थी हमारी केमिकल इक्वेशन, और इसी तरीके से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। आगे देखो, अब आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो 6 टाइप की यहाँ पर रिएक्शन है, टोटल 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। 6 टाइप की रिएक्शंस यहाँ पर है। एक एक करके सभी रिएक्शंस को हम लोग अभी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब देखो नाम में ही तुम देख रहे हो कॉम्बिनेशन, कंबाइन नाम आ रहा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 or more substances कंबाइन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्यों करेंगे कंबाइन? टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। नेम में ही आ रहा है कॉम्बिनेशन, यानी कंबाइन करेंगे, यानी 2 सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बना देंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी है, हमने अभी जस्ट मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को कंबाइन करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया था। क्या अभी हमने जस्ट मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को कंबाइन करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था? इसी टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, यानी किसी 2 सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन मिलकर एक नया सब्सटेंस बना दे रहा है, दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सही इसमें कुछ नहीं था। देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट उल्टा कर दो कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन में हमने क्या करा था, 2 सब्सटेंस को कंबाइन करके नया सब्सटेंस बना रहे थे।
अब जो वो नया सब्सटेंस बना है उनको तोड़ दो, उनका ब्रेक डाउन कर दो। यानी यानी जब यानी क्या होता है, अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू सब्सटेंसेस। समझे समझे, जो सब्सटेंस बना था उसका ब्रेकडाउन करके उसका ब्रेकडाउन कर दो, दो न्यू सब्सटेंसेस बन जाएंगे। जैसे जैसे हमने अभी क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, इसका ब्रेकडाउन कर दो, ब्रेकडाउन करके क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीशियम आ जाएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन आ जाएगा। यानी अब हमने इसका क्या कर दिया, इसका हमने कर दिया है ब्रेकडाउन, इसका हमने क्या कर दिया है, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन करके हमें दो नए सब्सटेंसेस मिल गए। तो अगर कॉम्बिनेशन दो सब्सटेंस को कंबाइन कर दो, डिकम्पोजिशन, एक सब्सटेंस को ब्रेकडाउन करके दो नए सब्सटेंस बना दो। हमने इसका ब्रेकडाउन कर दिया, दो नए सब्सटेंस बन गए। समझ में आ गया। थर्ड रिएक्शन देखो, देखो थर्ड रिएक्शन हमारी होने वाली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम लोग ना नाम से पता लगाया करो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या आ रहा है नाम में, डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस आ रहा है नाम में, यानी कोई भी कंपाउंड है जो भी क्या होने वाला है, डिस्प्लेस होने वाला है। अब देखो एग्जांपल, या फिर पहले डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो व्हेन अ सब्सटेंस displace and form a new substance is known as displacement reaction। यानी कोई भी सब्सटेंस डिस्प्लेस होके और एक नया सब्सटेंस बना दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल से समझोगे, जैसे मैंने ले लिया जिंक, Zn, पता होगा आप लोगों को, है ना, जिंक कैसे लिखते हैं हम, Zn, CuSO4, एक कंपाउंड मैंने ले लिया CuSO4। ध्यान से सुनो, मैंने ले लिया एक जिंक, एक मैंने ले लिया CuSO4, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कॉपर सल्फाइड, ठीक है। हमने इसको रिएक्ट कराया, अब मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया डिस्प्लेस इन द सेंस मैंने बना दिया ZnSO4 प्लस कॉपर। समझे, मैंने क्या कर दिया, जिंक प्लस CuSO4 था मेरे पास, मैंने उसको डिस्प्लेस कर दिया, क्या आ गया, ZnSO4 प्लस कॉपर। यानी जिंक जो है वो यहां से डिस्प्लेस हो, जिंक ने क्या कर दिया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। जिंक ने अच्छा खासा बेचारा कॉपर सल्फाइड के साथ बैठा हुआ था, सल्फेट आयन के साथ बैठा हुआ था, जिंक ने जाके कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है और खुद उसकी जगह जाकर बैठ गया, एक नया सब्सटेंस बना दिया। यानी डिस्प्लेसमेंट, जब कोई सब्सटेंस डिस्प्लेस होकर एक नया सब्सटेंस बना दे उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके एक नया सब्सटेंस बना दिया। इजी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, द नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये भी बताना पड़ेगा, आधे बच्चे समझ गए होंगे। डिस्प्लेस मैंने पढ़ा दिया कि हाँ उसमें से एक कंपाउंड जिसने डिस्प्लेस किया था। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बताना पड़ेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कोई भी जो एक सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, कोई भी कंपाउंड जो है वो दो बार डिस्प्लेस हो रहा है। देख लो, चलो देख लो आगे, लेकिन मुझे करके तुम लोग दिखाओगे, पहले अपने पास से खुद से करना, ठीक है, मैं आंसर नहीं लिख रही हूँ। Na2SO4 प्लस मैंने एक ले लिया BaCl2, मैंने कंपाउंड ले लिया Na2SO4 और मैंने ले लिया BaCl2। पता है तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को पता है कि हमें डिस्प्लेस करना है। डबल डिस्प्लेस आ रहा है, नहीं किसी दो कंपाउंड को डिस्प्लेस करना, नहीं एक कंपाउंड इसमें से डिस्प्लेस होगा और एक इसमें से, यानी ये दोनों आपस में ही डिस्प्लेस कर जाएंगे। एक बार जरा खुद से ट्राई करो, उसका आंसर लिखो। 1 मिनट का होकर पॉज करो वीडियो को अभी पॉज करो, तुरंत अभी की अभी पॉज करो और एक बार बस कोशिश करो इसका आंसर लिखो। एक बार इसका आंसर लिखो, लिखा आंसर, पॉज किया वीडियो, क्या आएगा, वेरी इजी। Ba जो है वो डिस्प्लेस होके इधर चला जाएगा और जो Na है वो डिस्प्लेस होके उधर चला जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, BaSO4, Ba इधर आ गया तो क्या हो गया, BaSO4, Na तुम्हारा उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, Na2Cl2। मैंने अभी बताया था इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2NaCl, Na2Cl2, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2NaCl। सच बताना किस किस का ये आंसर सही गया था, मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस का ये आंसर सही गया था। कुछ दिक्कत इसमें, कितना इजी है, दो कंपाउंड डबल डिस्प्लेसमेंट है, दो कंपाउंड्स का डिस्प्लेसमेंट होना है, तो यहाँ से तुम्हारा Na डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से तुम्हारा Ba डिस्प्लेस हो गया, बना दिया क्या, BaSO4 Na2Cl2 यानी 2NaCl। कुछ दिक्कत नहीं, ऑल गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है।
टू क्लियर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल सॉलिड नोन एज प्रेसिपिटेट। क्या मतलब है इस लाइन का कि दो क्लियर एक्वस सॉल्यूशन यानी दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं एक क्या इनसॉल्युबल सॉलिड। पहले तो ये चीज याद रखो कि दो एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं इनसॉल्युबल सॉलिड बना रहे हैं और जिसको ही हम क्या बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं प्रेसिपिटेट। क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है? अच्छा, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सेटल डाउन। कोई भी चीज अगर नीचे सेटल डाउन कर जा रही है दैट्स मीन वो हो रही है आपकी प्रेसिपिटेट, वो चीज आपकी प्रेसिपिटेट हो रही है यानी सेटल डाउन हो रही है नीचे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ दो क्लियर एक्वस सॉल्यूशन, हमें दो के सॉल्यूशन लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है? AgNO3। ठीक है, मैंने इसको अपना एक्वस आपके सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा दिया, NaCl एक्वस सॉल्ट जो होता है आपका, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। ये कैसा है आपका? ये आपका कैसा है? ये आपका एक्वस है। ये आपका कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन। ये भी आपका क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। मैंने एक सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और आपका मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया एक्वस, उन दोनों को मैंने रिएक्ट करवाया और मेरा क्या बन गया? मेरा बन गया एक तो AgCl, देखो डिस्प्लेसमेंट AgCl, और दूसरा क्या बन जाएगा? NaNO3 डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, क्या बन गया? AgCl और NaNO3। अब इसमें से जो प्रेसिपिटेट है, जो AgCl है वो है तुम्हारा प्रेसिपिटेट। वाई? क्यों है ये प्रेसिपिटेट? क्योंकि रिएक्शन के टाइम पे जो तुम्हारा AgCl है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन यानी प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और NaNO3 भी तुम्हारा क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। दो एक्वस सॉल्यूशन ने मिलकर एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया, बट ऑल्सो क्या बनाया? एक प्रेसिपिटेट बनाया। जो भी इस रिएक्शन के दौरान जो भी चीज नीचे जाके सेटल डाउन हो गई वो हमारा प्रेसिपिटेट है। यानी सिल्वर नाइट्रेट का जब तुम एक्वस सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो AgCl एज अ प्रेसिपिटेट आ रहा है और एक्वस सॉल्यूशन एज अ NaNO3 आ रहा है, सोडियम नाइट्रेट। समझ में आया? दिस इज सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, दिस इज व्हाट? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट जो चीज सेटल डाउन हो रही है रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट हम हमारे आता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है पहले वो देखते हैं। रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, वो अभी हम पढ़ेंगे। अभी रिडॉक्स रिएक्शन को देखो, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब बात करते हैं जरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। एक्चुअली ये चीज है क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है ये? ऑक्सीडेशन इज बेसिकली addition of oxygen and reduction is removal of oxygen। यानी ऑक्सीडेशन किसी कंपाउंड के पास ऑक्सीजन थी, किसी कंपाउंड के पास ऑक्सीजन नहीं थी, उस पर अब ऑक्सीजन आकर ऐड हो गई है, विच इज ऑक्सीडेशन। किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन आकर ऐड हो गई है, विच इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो चुका है, यानी जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या हो चुकी है? रिमूव हो चुकी है। ऑक्सीजन क्या हो चुकी है? रिमूव हो चुकी है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मैं आपको ये चीज में इरेज कर रही हूँ, उसको नोट डाउन कर लिया होगा शायद आप लोगों ने। रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पर लिख रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, और एक्चुअली ये क्या है वो आप लोग समझोगे। देखो जरा, मैं यहाँ पर लेती हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पर दो चीजें ले ली। क्या ले लिया मैंने? यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ले लिया है मैंने, और मैंने यहाँ पर ले लिया है अपना हाइड्रोजन, जो कि H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी, मुझे मिलेगा कॉपर प्लस H2O। अब मुझे मिल रहा है कॉपर प्लस H2O। सिंपली क्या हो गया यहाँ पर? कौन सी रिएक्शन लगी है यहाँ पे? आप लोग कमेंट में लिखना। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, क्या यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन है? नहीं है। यानी कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया? क्या हो गया इन दोनों में से? रिडक्शन हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर के पास ऑक्सीजन थी रिएक्शन से पहले, बट अभी वो रिमूव हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कॉपर का रिडक्शन हो गया। कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यानी
कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो गया। H2 हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन थी नहीं, बट अब वो उसमें आके ऐड हो चुकी है, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन थी, वहां से रिमूव हो चुकी है, और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी बट अब आके ऐड हो चुकी है। क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझे, क्योंकि एक टर्म और बताने जा रही हूँ, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फटाफट से एक बार फिर समझ लो, कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, यहाँ से हट चुकी है, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, उसमें जाके रिएक्शन हुई तो उसमें ऐड हो चुकी है, यानी ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या इतना समझ में आया? एक टर्म और बताने जा रही हूँ, अब थोड़ा ध्यान से समझना। एक मेरी टर्म आ रही है यहाँ पे, एक मेरी यहाँ पर टर्म आ रही है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मेरी टर्म आ रही है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट का काम क्या होता है? किसी चीज को करवाना, राइट। यहाँ पर टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट यानी ऐसा एजेंट जो किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट जो किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट जो किसी का रिडक्शन करवा रहा है। ध्यान से सुनना, अब मेरी बात सुनो। कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, बट कॉपर ने यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, उसने हाइड्रोजन को अपनी ऑक्सीजन दे दी। कॉपर ने अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दी। कॉपर ने अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दी, उसका रिडक्शन हो गया कॉपर का, बट उसने दूसरे का यानी हाइड्रोजन का क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो यहाँ पर इस हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर, बट कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। कॉपर हमारा क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेचारे के पास अच्छी खासी ऑक्सीजन थी, उसने लेके हाइड्रोजन को दे दी, उसने दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन के पास क्या दिया, यानी हाइड्रोजन क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। हाइड्रोजन ने कॉपर से ऑक्सीजन ले ली, यानी उसने कॉपर का क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। यानी यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया हमारा, हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन हो गया, हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन का क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे का रिडक्शन करवाएगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टर्म्स क्लियर है? अगर नहीं समझ में आए तो फिर से रिवाइंड करके देखो, बहुत क्लियरली समझा है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा होने वाला है कोरोजन। अब हम लोग मूव करते हैं कोरोजन पे। कोरोजन क्या है, कोरोजन यहाँ पर है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज व्हाट, आयरन लोहा, रस्टिंग यानी जो आयरन पे जो जंग है, जिसे हम बोलते हैं ना, इसमें आयरन पे जंग लग जाती है, उस चीज को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कैसे होती है वो, कैसे लगती है वो जंग? आयरन, हमारे पास आयरन होता है, ठीक है, ऐसी हमारा क्या है, आयरन। आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो बना देता है 4FOHE3, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं उसको, फेरिक हाइड्रोक्साइड। हमारा जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो वो बना देता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट यानी जंग। अब आयरन पर जंग लग चुकी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ठीक है, यानी एक मेटल किसी वाटर की और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके कुछ बना रहा है, उसको बोलते हैं कोरोजन। तो आयरन पे क्या लग चुकी है भाई, रस्ट लग चुकी है। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन है, आप लोगों को लर्न करनी है। आयरन ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी रस्ट बना रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। बाकी इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है, अच्छे से देख लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हमें अगर इस रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? अब हमें प्रिवेंशन करना है रस्टिंग ऑफ आयरन से, कैसे करेंगे? पहला, हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं या ऑयलिंग कर सकते हैं। अगर हम आयरन पे
हम लोग कोई भी अपना आयरन लेकर आए, लोहा लेकर आए, हमने उस पर क्या करवा दिया, पेंट करवा दिया। क्यों कूलर पे पेंट कराते हैं लोग, ताकि वो अच्छा दिखे? नहीं, वो अगर उस पर पेंटिंग या ऑयलिंग अगर आयरन पर हो जाती है तो वो जो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स की जो ब्लॉकिंग है, जो एंट्री है, उसको ब्लॉक कर देता है। आयरन के ऊपर अगर पेंटिंग या ऑयलिंग हो जाती है तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की एंट्री को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ब्लॉक होने की वजह से क्या हो जाएगा, आयरन आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा और कोई भी जंग नहीं लग पाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आयरन पे या तो पेंटिंग कर सकते हैं या फिर ऑयलिंग कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये तो बड़ा अच्छा सा टर्म लग रहा है, क्या है ये गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन हम बोलते हैं कि अगर हम अगर आयरन पे क्या कर दें, जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं। जिंक की प्लेटिंग यानी अगर हमारे पास आयरन है और हम थिन लेयर की उस पर जिंक की प्लेटिंग कर दें, तो जिंक क्या होता है, वो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अगर वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा तो रस्टिंग भी नहीं होगी। ठीक है, जिंक ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट नहीं करता तो वो रस्टिंग भी नहीं करेगा। यानी गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अलॉइंग कर सकते हैं। हम लोग अलॉइंग कर सकते हैं। अब ये अलॉइंग क्या होता है, आयरन को हम और किसी छोटे मोटे मेटल्स के साथ मिला सकते हैं। यानी हम प्योर आयरन ले ही ना, हम आयरन को और छोटे मोटे मेटल से मिक्स कर दें, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अलॉइंग बोलते हैं। यानी हम क्या कर दें, आयरन को हम मिक्स कर दें, मिक्स विद अदर मेटल्स, और भी अदर मेटल्स के साथ हम उसको मिक्स करके अगर आयरन बनाए, प्योर आयरन ना बनाए, तो उससे क्या हो सकती है, हमारी रस्टिंग जो है वो बच सकती है। ठीक है, फिर से देख लो, कोरोजन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रिएक्शन आप लोगों के सामने है, आयरन ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा यानी रस्ट बनाएगा। प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो O2 के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, O2 के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से ना ही रिएक्शन होगा ना ही रस्ट होगी। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ये जिंक की प्लेटिंग कर सकते हैं आयरन के ऊपर, तो जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। नो रस्टिंग। अलॉइंग यानी हम आयरन को प्योर ही ना बनाएं, उसको कुछ अदर मेटल्स के साथ मिलकर बना दें, जिससे कि रस्टिंग क्या है, रुक सकती है। ठीक है, समझ में आया कोरोजन? नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर कॉजिंग अनप्लीजेंट स्मेल। ऑयल्स एंड फैट्स, क्या ध्यान आ रहा है, चिप्स के पैकेट जो आप डेली खा रहे हो, जो कि नहीं खाने चाहिए। ठीक है, चिप्स के पैकेट में क्या होता है, ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं। जब वो अगर आप उसको खुला पैकेट छोड़ देते हो तो एक तो वो अजीब से हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, दूसरी चीज एक अनप्लीजेंट सी स्मेल उनमें आनी शुरू हो जाती है, यानी गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, फैट्स और ऑयल्स का एयर के एक्सपोजर में आके ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, वो बहुत बैड स्मेल हमें देने लगते हैं। अब हम इस चीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एड एंटीऑक्सीडेंट्स। हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही ना करें। ठीक है, दूसरा फ्लश विद नाइट्रोजन, हम उसमें नाइट्रोजन गैस, आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट में, लेस के चिप्स में चिप्स नहीं आते, हवा आती है। वो हवा क्या है, वो हवा आपकी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो चिप्स के पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन फिल करके रखते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो बैड स्मेल नहीं होती है। हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स, हम उसको एयर टाइट कंटेनर्स यानी बेसिकली हमें हवा नहीं आने देनी है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बैड स्मेल नहीं होगी। तो एयर टाइट कंटेनर में हम उसको पैक करके रख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन, उसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। कीप इन डार्क, उसको हम डार्क में सनलाइट के एक्सपोजर से बचा कर रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी रेंसिडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे टर्म्स आते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन रिलीजेस हीट एनर्जी, एग्जांपल कंबशन एंड रेस्पिरेशन। बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्सो यानी बाहर, यानी एक्सो मतलब एक्सटीरियर यानी बाहर, यानी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसकी, कंबशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, कंबशन इज द प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है O2 की प्रेजेंस में जब आपका ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो दीज रिएक्शंस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी, वो ले रही है। ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी की प्रेजेंस में वर्क कर रही है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस, सनलाइट एनर्जी दे रही है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज कर रही है। ठीक है, एग्जांपल आप लोगों को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बाय दिस वी कम टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। फटाफट से देखते हैं
इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस के इंडिकेटर्स देखते हैं, यानी हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। देखो, पहला कलर चेंज। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें हमें कलर डिफरेंस दिखाई देगा, यानी कलर की क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। गैस इवोल्यूशन, कोई ना कोई गैस उसमें जरूर प्रोड्यूस होगी, आइदर इट इज ऑक्सीजन, CO2, जो भी है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हम इससे पता कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, हम लोगों ने देखा अगर उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है दैट्स मीन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। टेम्परेचर चेंज, हो सकता है कि उस रिएक्शन के दौरान क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है किसी कंपाउंड का, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। स्टेट चेंज हो सकती है, कोई भी चीज लिक्विड टू सॉलिड जा रही है, सॉलिड टू लिक्विड जा रही है, या सॉलिड टू गैस। Well, this we are at the end of this chapter. अगर आप लोगों को चैप्टर सच में समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी देना कि आपको इस वीडियो में से क्या अच्छा लगा, क्या कौन सा टॉपिक आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ मिसकन्वीनियंस लगी तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ठीक कर सकूं। बाकी अपने डाउट्स ड्रॉप करना मत भूलना। आपका जो भी नेक्स्ट डाउट है जिस पर मेरी वीडियो आने वाली होगी, वो डाउट जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना। बाकी थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।